नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने सच कहूं तो सब कुछ बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधीवादी युग की। ये वो वक्त था जब हमारी आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया था। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। और ये सवाल ना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब कैसे कैसे कोई एक अकेला इंसान किसी देश की आज़ादी की लड़ाई के पूरे 30 साल के दौर की पहचान बन जाता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांधी जी के विचारों में, उनके तरीकों में ऐसा क्या था जिसने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो ये जो दौर है, जिसे हम गांधीवादी युग कहते हैं, ये शुरू होता है 1915 से, जब गांधी जी भारत वापस आए, और ये चलता है 1947 यानी हमारे आज़ादी तक, लगभग 30 साल। और ये वो 30 साल थे जब पहली बार जनता सड़कों पर उतरी, जब बड़े बड़े जन आंदोलन शुरू हुए और लड़ने का पूरा तरीका, पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल गई। लेकिन इतने सारे आंदोलनों, इतनी सारी घटनाओं और इतने बदलावों के पीछे एक चीज़ कॉमन थी, एक धागा था जिसने इन सबको एक साथ पिरो कर रखा था। और वो था एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन, एक फिलॉसफी, जो गांधी जी के हर फैसले, हर कदम की बुनियाद थी। और वो दर्शन था सत्याग्रह। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी विचारधारा थी, एक आइडियोलॉजी जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक ऐसी नैतिक शक्ति दी, एक मॉरल पावर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सत्याग्रह, इसका सीधा सा मतलब है सत्य पर आग्रह या सत्य पर टिके रहना। पर यह सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं था। इसका असली मतलब था कि हम खुद तो सच पर चले ही, लेकिन सामने वाले को भी बिना किसी हिंसा के प्यार से सत्य का एहसास कराएं। ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त नैतिक हथियार था जिसका सच में कोई तोड़ नहीं था। इस पूरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक माँ अपने बेटे को गांधी जी के पास लेकर आई। परेशानी ये थी कि बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता था। गांधी जी ने उस माँ से कहा कि वो कुछ हफ्तों बाद आए। खैर, कुछ हफ्ते बीत गए, माँ बेटा फिर आए। इस बार गांधी जी ने बच्चे को गुड़ छोड़ने को कहा और बच्चे ने मान भी लिया। माँ हैरान थी। उसने पूछा, बापू, ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, मैं कैसे कहता, पहले मैं खुद भी तो गुड़ खाता था। पिछले कुछ हफ्तों में पहले मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा है। मतलब जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। बस यही तो सत्याग्रह की असली आत्मा है। तो ये जो सिद्धांत था ना, व्यक्तिगत सच्चाई का, आत्मनियंत्रण का, ये सिर्फ कहानियों और छोटी छोटी बातों तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। अब इसका असली इम्तिहान होना था, और वो भी किसके सामने? उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के सामने। और इस इम्तिहान की शुरुआत हुई बिहार की एक छोटी सी जगह चंपारण से। यही वो जगह थी जहां भारत में सत्याग्रह का पहला, बड़ा और सफल प्रयोग हुआ, और इसी एक प्रयोग ने आने वाले सभी बड़े आंदोलनों की नींव रख दी। तो चंपारण में मसला क्या था? वहां एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था तिनकठिया प्रणाली। ये बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था थी। होता ये था कि जो अंग्रेज बागान मालिक थे, वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से, यानी 3/20 हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करें। अब इससे किसानों की कमर तो टूट ही रही थी, उनकी जमीन भी बर्बाद हो रही थी। ऐसे में चंपारण का ही एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उसने हिम्मत करके गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें किसानों की ये पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई और उन्हें चंपारण आने के लिए राजी कर लिया। तो 1917 में गांधी जी वहां पहुंचे। उनका इरादा कोई आंदोलन करने का नहीं था, वो तो बस हालात को समझने और मामले की जांच पड़ताल करने गए थे। लेकिन गांधी जी के वहां कदम रखते ही अंग्रेजी हुकूमत में मानो हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि ये आदमी आया है तो जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगा, लोगों को भड़काएगा। तो बस उन्होंने फौरन गांधी जी को एक सरकारी नोटिस थमा दिया कि आप तुरंत ये जिला छोड़कर चले जाइए। और बस यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। अब यहाँ पर गांधी जी ने वो दांव खेला, एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और वो हथियार था सविनय अवज्ञा, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस भी कहते हैं। अब गांधी जी की स्ट्रैटेजी को समझिए, बड़ी दिलचस्प थी। जब पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो वो रुक गए। ठीक है, कानून का पालन किया,
लेकिन जब उन्हें जिला छोड़ने का ऑर्डर दिया गया तो उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, मैं ये जिला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये कानून का उल्लंघन है तो आप मुझे खुशी से गिरफ्तार कर सकते हैं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। देखिए, इस बारीक फर्क को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सीधे सीधे कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने बस एक गलत, एक अन्यायपूर्ण आदेश को मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ उन्होंने यात्रा रोककर कानून का सम्मान किया, तो दूसरी तरफ जिला न छोड़कर अपने नागरिक अधिकार की रक्षा की। ये कमाल का मिक्स था, सहयोग और टकराव का। और इस एक कदम ने ना ब्रिटिश सरकार को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल ये नहीं था कि गांधी जी ने कानून तोड़ा है या नहीं, सवाल ये बन गया था कि क्या सरकार का जो आदेश है वही गलत है। गांधी जी ने गिरफ्तारी के लिए तैयार होकर पूरे कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। और इसका नतीजा जबरदस्त था। लोगों का जो भारी समर्थन गांधी जी को मिला और उनके इस नैतिक दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। उन्हें केस वापस लेना पड़ा, फिर एक कमेटी बनाई गई और आखिरकार एक नया कानून बनाकर इस शोषण करने वाली तिनकठिया प्रणाली को जड़ से खत्म कर दिया गया। ये भारत की जमीन पर सत्याग्रह की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। तो समझने वाली बात यह है कि चंपारण सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग जो पूरी तरह से सफल रहा। और ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन गया, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे आने वाले सालों में पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलनों में इस्तेमाल किया जाना था। चंपारण में जो ये सविनय अवज्ञा का तरीका कामयाब हुआ था ना, यही तरीका बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी नमक सत्याग्रह, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की जान बना। चंपारण ने ये साबित कर दिया था कि ये तरीका काम करता है। और सच पूछे तो इसी एक तरीके ने पूरे गांधीवादी युग को डिफाइन कर दिया। तो चंपारण की विरासत क्या है? बहुत गहरी है। इसने सत्याग्रह को एक असरदार हथियार के तौर पे साबित कर दिया। इसने देश को राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी जैसे बड़े नेता दिए। और सबसे जरूरी बात, इसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को एक मजबूत नैतिक जमीन दी, एक मॉरल ग्राउंड दिया जो अटूट था। और ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। चंपारण हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत लड़ने भिड़ने या आक्रामक होने में नहीं होती, बल्कि पूरी शांति और सच्चाई के साथ किसी गलत बात को सिर्फ ना कह देने में होती है। तो क्या ये हो सकता है कि विरोध का सबसे ताकतवर तरीका कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक सीधा सा, सच्चा और मजबूत इनकार हो?